मई जून 2023 पेपर 2 कर रहे हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज डिफाइन प्रेशर। हाउ वुड यू डिफाइन प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। Answer to this to show that SI base units of pressure are this। जी करता हूँ। आप भी करते जाए, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं भी करता जाता हूँ, ठीक है। सो डोंट सी एट माई स्क्रीन। ठीक है, हो गया। सेकंड पार्ट भी हो गया। जी, के जी एम एस पावर -2 ओवर मीटर स्क्वायर। एफ इज कैंसिल इक्वल टू करके आ एम ए जाएगा। एम एज के जी एम एस -2 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो के जी एम पावर 1 है, नीचे से ऊपर गई तो माइनस माइनस 1 होगी, एस पावर -2। Horizontal pipe has a length L and circular cross-sectional area R. A liquid of density rho flows through the pipe. The mass of the liquid flowing through the pipe and time t is given by this formula, where P1 and P2 are the pressures at the ends of the pipe and K is constant. Determine SI base unit of K. So आप ट्राई करते जाएं, कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने पहला K को सब्जेक्ट। हम्म। अच्छा, पाएगा तो कोई नहीं नहीं, करना। वो पी डायरेक्ट। जी। पी P2 माइनस P1 का यूनिट आपने लिखना है। टोटल प्रेशर डिफरेंस का भी वही यूनिट होता है जो प्रेशर का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो कि ऊपर आप कर चुके हो, के जी एम -1 एस -2। सो के जी एम -1 एस -2, दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस, the unit will 2 be m मीटर पर power 4। 4। Rho is density, so kg m-3, and what is this t? T is time, so second over kg m। के जी तो मीटर माइनस क्यूब। एक kg कट गया, और m की पावर जो है वो नीचे 1 है, ऊपर m की पावर क्या बनती है? -1 -3 -4 +4, खत्म हो गया। m की पावर 0 होगी ऊपर, और नीचे वाला ये m ऊपर गया तो m पावर -1 s पावर, दिस इज -2, और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी -1। और क्या चीज़ है? के जी, यही था। अच्छा, नहीं। नहीं, एक और चीज बात करेंगे। आपने गलत लिखी थी। जी। के जी एम -1 एस -1। इसमें टेक्निकल चीज़ यही थोड़ी सी थी कि इसमें दो प्रेशर का डिफरेंस आ गया, तो इसकी यूनिट बस एक ही आपने लिख देनी है। हम्म। जी, दिस हो गया। प्रेशर, तो यूनिट जो है इसकी के जी एम -1 एस -2, जो ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो देन आर पावर, आर की यूनिट आ गया, देन डेंसिटी का यूनिट आ गया, देन एस, देन के जी मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन गेट दैट। An experiment is performed to determine the value of K by measuring the values of the other quantities in the equation. The values of L and R each have percentage uncertainty 2%. State and explain quantitatively which of these two quantities contributes more to the percentage uncertainty in the value of और K। रेडियस, क्योंकि हाँ, तो पावर दोनों 4। की परसेंटेज 2 है, किस किस की? एल की भी और आर की भी। तो आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के विल बी इक्वल टू 4 टाइम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, क्योंकि इसकी पावर है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। बाकी चीज़ों में जो भी है वो उसमें वो भी ऐड होंगी। हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन आर एंड एल।
एल। तो ये अब देखें ना, परसेंटेज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, बिकॉज हम्म परसेंटेज आर परसेंटेज एल सेम है। 4 2 8, 8% ये कर लेगी, प्लस ये 2% करेगी। तो क्वेश्चन इज कि आपने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करना है कि आर की पावर चूंकि ज़्यादा है और दे वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए जी और एल की पावर 1 है। So percentage uncertainty in K is 4 times percentage uncertainty in R plus percentage uncertainty in L. So as percentage uncertainties are same, or and R is multiplied by 4, so R will contribute more. Then come to the second question. State what is meant by the center of gravity of an object. How will you define this? the point where the forces act. नहीं, ये definition नहीं। Point where कौन सी force है भाई? Weight. हाँ जी, तो ये forces act नहीं। Weight of an object appears to act। ठीक है प्यारे भाई। जी Two blocks are on the horizontal beam that is pivoted. You can see that एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, and इनके डिस्टेंसेस क्लियरली गिवन है। हम्म और ये एक फोर्स लग रही है, टेंशन। दीज टू जी इसको फोर्सेस। वो कर लेंगे, इसको रिजॉल्व करना है। पहले देखें तो सही ना, करना क्या है। सो बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द पिवट कैलकुलेट द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। हम्म ठीक को रिजॉल्व करेंगे। अब देखें, पिवट आपके पास ये है, और इसमें एक फोर्स ये इसको ऐसे रोटेट कराएगी, ये फोर्स ऐसे रोटेट कराएगी। बाकी टेंशन जो है ना, टेंशन का भी कंट्रीब्यूशन इस तरफ ही होगा। टेंशन का एक कंपोनेंट ये होगा, दैट इज टी cos थीटा cos 30 cos 30, और दूसरा कंपोनेंट t sin 30 वो डाउनवर्ड्स होगा। डाउनवर्ड होगा, टी साइन 30 इज डाउन। शाबाश। तो clockwise equals anti-clockwise। हाँ, दिस विल हैव नो मोमेंट बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पिवट। इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें तो दैट विल पास द पिवट, सो नो मोमेंट। ये टेंशन भी इधर रोटेट कराएगी, तो आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट 2.4, और टेंशन प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज 54 कर रहे हैं। तो इसको अगर हम इधर लिख लेंगे, 54 फोर्स मल्टीप्लाई बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, 0.4 इस जी जीरो 0.4 पॉइंट फोर फाइव equals to इज इक्वल टू 2.4 2.4 टाइम times 0.4 95 प्लस plus t sin 30 times 1.3 से t निकला है। ये सारा डिस्टेंस कितना बनता है, इज इट 1.3? जी ऐड कर लिया आपने? जी 1.3, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट टी। और हम्म टी को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखोगे बेटा? देखो, आप इस क्वेश्चन का रॉ डाटा देखो। टू से नहीं। ये भी ये भी सारों को देखो, तो इट इज गिवन इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वैसे टी को थ्री में भी कर सकते टू में बेहतर है भाई। एक ज़्यादा कभी हैं। एक्सेप्ट कर लेता, कभी नहीं करता, तो उससे जाने की जरूरत नहीं ना। इस अच्छा इक्वेशन से टी को सब्जेक्ट बनाएं और इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लें। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, हमने टेक्निक डिस्कस करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को आगे इवेलुएट करने के लिए हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे हम भाई। The string is cut so that the beam is no longer in equilibrium. Obviously ये यहाँ से अगर string कट हो जाएगी तो इसका ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये फोर्स। और ये इसको भाईजान ये इधर ऐसे रोटेट कर देंगे। Calculate the magnitude of the resultant moment about the pivot acting and the beam immediately after the string is cut. नेट मोमेंट क्या होगा फिर? You have cut this string, there is no more string, पता है। तो what is the net moment now? कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं अब? ये 54 न्यूटन और 2.4 न्यूटन। हाँ जी, तो 54 न्यूटन
और 2.4 न्यूटन। सही है। जी 54 टाइम दिस 0.45 माइनस 2.4 टाइम माइनस जीरो पॉइंट नाइन 4 फाइव टाइम्स 0.9। या जी आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आंसर था ना टी का, टी टाइम साइन ऑफ 30 टाइम 1.3, दैट वाज द नेट। अब ये नेट मोमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में से ये इसका मोमेंट खत्म हो गया ना, अब इन हम्म, दो का 54 टाइम 0.45 बेटा माइनस 2.4 टाइम 0.95, ये आंसर है आपका इस पार्ट के लिए। ठीक है, यस सर। यू कैन सी दैट। सी डायग्राम सी को देखते हैं। द बीम इन बी रोटेट्स, ओके, विच बीम, द बीम रोटेट्स, और ये इसको फेंक देता है। When the string is cut and the small block of weight 2.4 is projected through the air, figure this shows the last part of the path of the block before it hits the ground at the point. That is the path followed by that this object, ये जब थ्रो हुआ है तो ये ऐसे गया। So at point X, the path, the block has speed of X पे speed ये है, and it's at height of 1.8 meter above the horizontal ground. Here is calculate the decrease in gravitational potential energy of the block for its movement from x to y. बेटा x से y जा रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही है, कितना हाइट में डिक्रीज आ रहा है 1.8, एंड द चेंज इन जी पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या होगा? जी यस, डिक्रीज इन ep इज mgh। अब देखो ना, तो बेटा आपको इसका इसका मैथ तो आपको पता है ऑलरेडी, यू नो इट्स मैथ, दैट इज 2.4 न्यूटन इज इट्स वेट। सो एम जी की वैल्यू 2.4 न्यूटन, जी 2.4 टाइम 1.8। 1 पॉइंट दिस इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और विल हैव टू राइट दिस इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4.3 4.3 3 जूल। यूज योर आंसर टू एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट वाई। जाहिर है यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे आया है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और देयर इज नो रेजिस्टेंस, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इंक्रीज जी इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इस पॉइंट एक्स पे भी इसकी कोई स्पीड है, सो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स एज वेल। So we have to find speed at this point. No, kinetic energy at this point. So increase in kinetic energy will be kinetic energy at this point y minus kinetic energy at point x. That is the increase in हम्म potential energy. This is equal to the decrease in, that is increase in kinetic energy. ये होगा increase, sorry, decrease in potential energy के equal. So E के at y we have to find. आपको समझ आ रही है बेटा? जी सर हाफ एम वी स्क्वेयर, ये आप कर लेते हैं आसानी से। यस सर श्योर। यस सर हाफ एम इज, व्हाट इज एम? 2.4 डिवाइडेड बाय 9.81 होगा ना। हाँ, वेट जो है वो 2.4 है। वेट इज एम जी, तो जी तो मैस इज डब्ल्यू 2.4 डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, यस सर इस मैस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.4 डिवाइडेड बाई 9.81,
Time speed over here is 3.4 square is equal to 4.3. बेटा बड़े आराम से आप इसमें से इस सारे को उठा के उधर ले जाएं, पहले एवेलुएट करें और फिर उधर ऐड कर लें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. State the variation, if any, in the direction of acceleration of the block as it moves from x to y. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन हो रही है फ्रॉम एक्स टू वाई? नहीं सर, एक्सप्लेन भी करना ना शायद. नहीं, क्योंकि वो स्टेट द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, स्टेट वेलोसिटी द सेम वेरिएशन. है. तो आपने कहना देयर इज और नेट फोर्स इन इज नेट फोर्स is constant and it is in the vertical downward direction. So acceleration will जी, be constant. There will be no change in acceleration. There will be no नो change चेंज. in acceleration from x to y as net force is constant. The block passes point x at time tx and arrives the point y at time ty. Tx, ty, and you have to draw the horizontal component of the velocity. ये तो सेम रहेगा ना. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, इधर भी यही होगा. वर्टिकल तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. सॉरी. वर्टिकल कंपोनेंट को क्या होगा? वो तो होगा चेंज. वह इंक्रीज होता रहेगा. जी. वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, बिकॉज नो फोर्स, नो नेट फोर्स. सो हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट इसी ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो स्ट्रेट लाइन होती है. अगर वर्टिकल होता तो तो फिर इंक्रीज होते जाते हैं. कहाँ से स्टार्ट कर? जीरो फिर से? जीरो से फिर भी ना करता, फिर यहाँ से करता. ऑलरेडी इट हैज सम जी. वेलोसिटी एट पॉइंट एक्स. नेक्स्ट, हाँ. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है एट कांस्टेंट रेट. बट ये हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का था, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस. देखिए आसान काम. A block is pulled by force x और यहाँ पे फोर्स x आप देख लें, दैट इज इन दिस डायरेक्शन and total resistive force is acting in this direction. Assume that the total resistive force opposing the motion is this and speeds of the block at all speeds of the block. The variation with time t, the magnitude of the force x is shown. So force x is constant for this time 3 सेकेंड, फिर फोर्स x की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और एक नई वैल्यू कांस्टेंट होती है. डिफाइन फोर्स. व्हाट इज फोर्स? हाउ हाउ वुड यू डिफाइन इट? फोर्स मास पर एक्सेलरेशन. बेटा देखे ना, ये इससे साबित होता है कि आपने डेफिनेशंस प्रॉपरली नहीं की और आपने वो उट पटांग डेफिनेशंस रखी हुई हैं जिनका कोई जरूर वो एक्सेप्टेबल नहीं है. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा. देखे ना, यही फर्क है कि आपने चीज़ों को कितना मतलब किस नहीं, अंदाज लेकिन से. मास That पर is not एक्सेलरेशन भी तो acceptable. होगा That ना. is not the general definition. This is only valid when mass is constant. ठीक है. mass टाइम एक्सेलरेशन हाँ. न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये स्पेशल केस है. ये इफ इससे F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी से ही ड्राइव होता है, लेकिन अगर मैथ सेम हो तो फिर ये बनता है. लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हियर. डिटरमिन द जी. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम t0 टू t3. व्हाट्स द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम हेयर टू हेयर? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फोर्स टाइम्स डेल्टा टी. दिस फोर्स, ये कौन सी फोर्स है?
क्या ये फोर्स है जो आगे को लग रही है, एक्स है? क्या ये फोर्स है या कोई और फोर्स है? नहीं, वो रिजल्टेंट जो होगा। रिजल्टेंट फोर्स है। सो रिजल्टेंट फोर्स इस केस में कितनी लग रही है, एक्स माइनस? x-0.8। जी सर। एक्स कितना है? 1.4। श्योर? नहीं, 1.4 है, यस। हाँ ठीक है। 1.1 2 3 4, 1.4 लग रही है। और 1.4 माइनस 0.8, इसमें गलती है, यस। बच्चे कर सकते हैं। 1.4 माइनस 0.8, दिस इज नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है? 3 सेकंड के लिए। सेकंड। उसने कहा था चेंज इन मोमेंटम फॉर, क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है, चेंज इन मोमेंटम फॉर 0 to 3 सेकंड। ये आपका आंसर। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें जल्दी जल्दी। 1.8। 1.8 यूनिट खुद दी हुई है उसने। Describe and explain the motion of the block between T3 to T6. फोर्स क्या कितनी लग रही है, क्वेश्चन दोबारा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फोर्स कितनी? जीरो और पॉइंट फोर्स 0.8। एट जी। 0.8। तो अगर फॉरवर्ड फोर्स भी 0.8 है, बैकवर्ड फोर्स भी 0.8 है, तो नेट फोर्स क्या 0। हुई? 0। तो जो वेलोसिटी, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है। हम्म। सो मोशन, यस। ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बाय is the net force is 0। zero। ठीक है। फॉरवर्ड फोर्स इज 0.8, backward force is this, so net force is zero. Force X produces a total power of 2 watt when moving the block from T3 to T6. Calculate the distance moved by the block during this time. ये फोर्स X की वजह से जो आगे वाली फोर्स लग रही है, that produces this much power. So calculate the distance. डिस्टेंस को कैसे रिलेट करेंगे पावर के साथ? वो पावर वर्क होता है, एंड फॉर्मूला है। पावर इज, फोर्स टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम। ये वर्क डन ओवर टाइम, और उससे ये फॉर्मूला निकल आता है ना, पावर इज जी। F d/T। ओवर टी। ठीक है। ये भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड इधर से भी निकल आएगा, पावर गिवन है। या F इंटू जी। लगाएंगे, लेकिन यहाँ फिर ये इसमें डिस्टेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें पावर गिवन है टू फोर्स। फोर्स कौन सी यूज करेंगे? इस फोर्स की वजह से पावर है ना ये, तो फोर्स एक्स। फोर्स एक्स। ठीक है। एक्स इज हाउ मच? 1.8। 1.8। नहीं, सॉरी, 1.4 था। 3 to 6, ये बोला है 3 to 6, T2 to T6। फोर्स क्या थी? 0 पॉइंट। 8। डिस्टेंस निकालना है। टाइम क्या था? टाइम 3 हो जाएगा ना, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड। यहाँ से 2 times 3 divided by 0.8, दिस इज डी। सेवन कितना पॉइंट है? फाइव हाँ, 7.5। मीटर। द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट t = 0। जब फोर्स लगना शुरू हुई है उससे पहले
ब्लॉक रेस्ट पे था कहते हैं। Sketch the graph to show the variation of the momentum of the block from T0 to T6. चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है फॉर द फर्स्ट जी 3 सेकेंड निकाला था ना आपने? 1.8 1.8। और अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन विल बी F is equal to कांस्टेंट, ma। नहीं सॉरी, If force constant, then A will be constant। कांस्टेंट यस। A constant का मतलब है velocity will increase at constant rate। जी velocity increase होगी तो momentum will increase at constant rate। यस। ठीक है। from 0 to 3 सेकेंड momentum will increase। vertical axis पे आपने अब मोमेंटम का कितना इंक्रीज है उसने, numerical values of momentum are not required, ठीक है, तो इसलिए very not। ठीक है बेटा, आगे क्या यस, होगा? नेट फोर्स इज ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, व्हाट इज नेट फोर्स? कांस्टेंट। नेट फोर्स कांस्टेंट है या जीरो है? नेट फोर्स। अच्छा हाँ, जीरो है, यहाँ पे जीरो जाता है। हाँ तो 0.8 माइनस 0.8, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है? मोमेंटम चेंज होगा? नहीं, वो वैसे ही रहना चाहिए। चेंज ना होने का मतलब क्या है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। जी जी, ये देख लें 2 नंबर का क्वेश्चन। लेट्स मूव टू टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। A spring is suspended from a fixed point at one end. The spring is extended by a vertical force। ऐसे स्प्रिंग था और इस पे वर्टिकल फोर्स लगाइए। The variation of the force with the length L of the spring is shown। On the vertical axis you have force, on the horizontal axis you have length in centimeter, and when there is no force the length is 8 centimeter. That shows the original length of the spring. Then when force increases, length of the spring increases। Okay जी, यस। what do we have to find? State the name of law that gives the relationship between the force and extension। State the name of law, you remember? हुक्स लॉ। Hooke's law। ठीक है। Determine the spring constant in Newton per meter। कैसे होगा स्प्रिंग कांस्टेंट? एफ इज इक्वल टू के और एक्स। F is equal to kx, हम्म k is equal to f by x। F by तो x is the gradient of this straight line because f is on vertical axis and x is on horizontal axis। X is the extension over here, x is the extension। तो क्या जी लगाएंगे आप? What is f? एफ इज 12। 24 माइनस। 12 बेटा, f12, f12। f is on vertical axis। ये इसमें कितना f लग रहा है? 12। 24 माइनस क्यों कह रहे? हाँ सॉरी, वो एक्सटेंशन आ गया। एक्सटेंशन कितनी? एक्सटेंशन यही 24 - 8। 24 - 8। ठीक है। हम चाहें तो छोटी ट्रायंगल भी बना सकते हैं किसी भी जगह, लेकिन उसमें ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी फिर मीटर से जितना बड़ी ट्रायंगल होगी इतना आपके लिए आसान होगा। 24 - 8 कितना होता है? 16। 16 सेंटीमीटर है। जी तो इसका क्या मीटर से करेंगे? करेंगे। मीटर से।
मीटर, ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर में। टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं ना। डिटरमिन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन F is 6 न्यूटन। व्हेन F is 6 न्यूटन, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस वक्त तक। एक्सटेंशन कितनी हुई है, 8 सेंटीमीटर की। सो जो हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसमें व्हेन फोर्स इज 6 न्यूटन। तो अब यहाँ डायग्राम में देखें बेटा, फोर्स 6 न्यूटन होगी तो आपकी लेंथ 16 है, तो एक्सटेंशन आपके पास 8 सेंटीमीटर होगी। तो क्या फार्मूला होता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, जब वन हुक्स ओवर लॉ, टू के। जब हुक्स लॉ ओबे कर रही है, तो 1/2 F इंटू एक्स एरिया अंडर दिस ग्राफ। F इज दिस हाइट और x इज दिस एक्सटेंशन। ठीक है, या हाफ के का पता है ना, हमने निकाल चुके हैं ना, के एक्स स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये पेरेंट फार्मूला यस। हाफ के एक्स लगा दें बस। सॉरी, हाफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ, 6 न्यूटन। व्हाट इज के एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज बेटा 8 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर जीरो बिकॉज पॉइंट वी नीड एनर्जी जीरो इन। ठीक है, सो 8 टाइम 10 पावर -2, दैट इज द एनर्जी। और क्या आंसर आएगा ये बेटा, ये चेक करते हैं। मैं बता देता हूँ, 0.24 जूल। ठीक है, जी। 8 से 24 और 10 पावर -2, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5। A progressive wave travels through a medium. The wave causes particles of the medium to vibrate along the line P. The energy of the wave propagates along the line Q. Compare the direction of the lines P and Q if the wave are transverse wave. ट्रांसवर्स वेव में क्या परपेंडिकुलर। होता है, आपकी एनर्जी, ये डायरेक्शन ऑफ वेव इज क्यू, और पार्टिकल वाइब्रेशन जो है वो आपके पास है, दैट इज पी। ठीक है, तो अगर वेव परपेंडिकुलर होगी तो, सॉरी, वेव ट्रांसवर्स होगी तो पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है विच इज अलोंग लाइन क्यू पी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस क्यू। ठीक है, हम ये कहेंगे दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब आपने लिखना है, ये ना खाली डायग्राम बनाएं। हम्म। इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर and direction of vibration, they are along the same direction, they are parallel, they are. करंट। A tube is closed at one end, a loudspeaker is placed near the other end of the tube as shown in this figure. You can see it, the loudspeaker, and this tube end is closed, this is length L, tube, and so on. The loudspeaker emits sound of frequency 1.7 kilohertz. So write it down, frequency is 1.7 kilohertz. Speed of sound wave in this air is given. Stationary wave is found with the antinode at A at the open end. Okay. And एक एंटीनोड ये है, एक एंटीनोड ये है। डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वेवलेंथ के लिए। स्पीड व्हाट ऑफ डू वी नो, साउंड इक्वल्स वी वेवलेंथ नो ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, वी नो इट्स स्पीड। सो स्पीड। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज। वेवलेंथ। वेवलेंथ को जी। सर्किट बना दें, दैट इज v बाई एफ। व्हाट इज v, v इज 340
3.2 over वन पॉइंट एफ को सेवन बेटा टाइम्स पावर हर्ट्स में वन कन्वर्ट प्लस। कर लेंगे, 1700 किलो हर्ट्स से हर्ट्स में जाएंगे तो 1700 आ जाएगा। और इसको अगर आप जीरो कैलकुलेट पॉइंट करें तो 0.2 नहीं टू लिखेंगे, 20 लिखना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। जी। अगर टू लिखोगे तो फिर एक नंबर आपका जाएगा। ठीक हो गया। द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ कैसे निकालोगे? अब वेवलेंथ तो आ गई है, लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे निकालोगे? ड्रा कर सकते हैं वेव। हम्म। एक मिनट, स्क्रीन मुझे उसी की आ रही है, पहले किस वाले की आ रही किसकी? किधर है है। बेटा कौन स्क्रीन सा पे? दिखा? क्या इशू है? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन दिखाना है। क्वेश्चन ही है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। हाँ ठीक है। लेंथ का क्या फार्मूला लगाओगे आप? पहले बेटा वे इसको ड्रॉ करके अब देखें कि यहाँ तो आपको पता है क्या बनता है, उसने कहा एंटी नोड, सॉरी नोड, यू नो दिस। जी सर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड क्या होता है? वन सेकेंड। हम्म, लैम्डा बाई, नहीं ये गलत बनाया ना। ये है। और ड्राइंग करनी पड़ेगी तो ऐसे होगा। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या बनता है? यहाँ से यहाँ तक λ/2, और यहाँ से यहाँ तक λ/4। एम आई राइट? दो कंजेक्टिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है, एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4 होता है। सो इफ यू विल ऐड देम तो क्या आंसर आएगा? λ/2 प्लस λ/4। दिस एल इज, आपको आवाज आ रही है बेटा? जी सर। आपकी ये बात तो पार्टिसिपेशन एनर्जी बहुत स्लो है, क्या चक्कर है? नहीं होता, कंफ्यूज हो गया था। जी। कंफ्यूज हो गया थोड़ा, लेकिन समझा गया। ये बात तो हो बोले ना L = 3 λ/4, ये कर लेते आप ऑनेस्टली बताएं। हाँ कर लगा। ठीक है, देख लेते हैं, जब आपको सामने बिठा के कराएंगे तो पता चल जाएगा। 3 λ/4 इस, मतलब लेमडा की वैल्यू है 0.2, तो क्या लेंथ आएगी ये? 0 पॉइंट, कैलकुलेटर पास रखे ना। जी करेगा। 0.15 किया। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट कैन बी प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव इन द ट्यूब। मैक्सिमम वेवलेंथ जो एक इसमें स्टेशनरी वेव बना सकती है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी सबसे हाँ बोलिए। कम होगी, फिर ये कंडीशन खत्म हो जाएगी कि इधर बीच में भी एक नोड बन रहा है। लेकिन ये पता है कि एंटी नोड इधर एंटी नोड ही होगा एंड पे, और इधर नोड होगा। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये डिस्टेंस क्या जी बनेगा? दिस इज λ/4। डिस्टेंस। हम्म। L = λ/, फोर। सो λ is 4L।
बेटा ये भी जी टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स नॉट इजी। 0 ठीक है, 0.6 मीटर। हम्म, 0.60 मीटर। क्लियर? अब देखो जी, टू पोलराइजिंग फिल्टर्स आर अरेंज सो दैट देयर प्लेन्स आर वर्टिकल एंड पैरेलल। सो these polarizers planes are parallel to each other. The first filter has its transmission axis at an angle of 35 degree to the vertical. ये ट्रांसमिशन एक्सिस होता है इसका, तो ये रोटेटेड है वर्टिकल से 35 डिग्री, और दूसरे का वर्टिकल से अल्फा डिग्री रोटेटेड है। ठीक है, जी और ये कहा है कि इंटेंसिटी ओवर हेयर इज 8.5, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग द सेकंड फिल्टर इज 5.2, रिड्यूस होगी ना। सो द एंगल अल्फा इज greater than 35 and less than 90 degree. Show that the intensity of light transmitted by the first filter is 5.7. यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि इंटेंसिटी 5.7 है। डू यू नो इट्स फार्मूला क्या होता था? हाँ भाई, बताना चाहेंगे? हेलो साथ, जी सर। आप बोल क्यों नहीं रहे होते हो? मैं पूछ रहा हूँ, फार्मूला बताओ आप, या बताओ आता है या बताओ नहीं आता, कुछ तो बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ तो ऐसे बोल दोगे मुझे नहीं आता। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये आप फ्रंट पेज पे जाके देखो, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, देख लें ये फार्मूला फार्मूला शीट में नहीं है। ठीक है, मैंने स्लैब पढ़ा था ना। हम्म। आई नॉट कितना है? आई नॉट इंटेंसिटी थे, व्हाट्स आई नॉट इंटेंसिटी बिफोर, एट ये तो पॉइंट पता है ना कितना है। जी 8.5। थीटा क्या है? जी, हेलो, जी हेलो सर 35। जी जी, कॉस स्क्वायर 35। आंसर निकालें है इसका क्या होगा? कॉस 35 को होल स्क्वायर करना है। जी ये वही आंसर आ रहा है जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था। अगला उसने कहा अल्फा निकालें। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इंटेंसिटी बिफोर इज 5.7 सेकंड फिल्टर से, और आफ्टर इज 5.2। तो क्या ऐसे डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा? नहीं तो क्या आएगा इससे? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही यार। आवाज नहीं आ रही मेरी से। नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लोज हो जाएं। क्लोज है उससे। अब ठीक है। इसको 35 तो ऑलरेडी रोटेटेड है ना। जी ठीक है, और अल्फा टोटल है, अच्छा हाँ। पर फर्दर कितना रोटेट किया है वो पहले निकालेंगे। इस इस एक्सिस के रेफरेंस से कितना रोटेटेड है, ये वो होता है। आपको नहीं वेव्स आते, ठीक है। आई नॉट कॉस स्क्वायर, आपका -35। अभी थीटा लिखते हैं ना। हम्म। थीटा इज द एंगल दैट इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज अल्फा -35 पे लिख सकते हैं इधर ही। ठीक है, दिस इज यस टेक्निकल सर। प्यारे भाई।
ये उसी एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, ये उसी एक्सिस के साथ 35 है, लेकिन इस एक्सिस के साथ कितना आगे रोटेट हुआ है वो होगा अल्फा माइनस 35, ये 35। ठीक है। यस सर। पिछले एक्सिस के रेफरेंस से कितना रोटेट किया है वो हम बात करते होते हैं, अल्फा माइनस 35। 5.2, 5.7 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 35। जी, तो 5.2 ओवर 5.7। स्क्वायर रूट में लेंगे ना दोनों साइड में। जी स्क्वायर रूट लेंगे ना। जी जी, स्क्वायर रूट लेंगे बिल्कुल, cos स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लेंगे, रूट लेंगे तो इससे कैंसिल होगा। ठीक है। इससे दो वैल्यूज प्लस माइनस आता है, लेकिन उसने कहा है अल्फा, ये वैल्यू ऑलरेडी जो है वो 90 से छोटी है, तो सेक अगर ये माइनस हो तो फिर cos इनवर्स जब लेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है। तो वो अच्छा, ग्रेटर देन 90 वैल्यू आएगी, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो क्या आंसर आएगा ज़रा बता सकते हैं? चेक करते हैं। cos ऑफ अल्फा माइनस 35 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और अल्फा माइनस 35 इज cos इनवर्स ऑफ दिस आंसर, अल्फा इज cos इनवर्स ऑफ दैट प्लस 35। प्लीज एक्टिव रहा करें यार। ठीक है। नहीं आंसर आया आपका? 52। गुड। 52 आंसर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। 6 और 7, दो क्वेश्चन रह गए, कंप्लीट करना है इसको। द करंट इन अ फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। आपको डिक्रीज पता है होगा। ना फिलामेंट लैम्प की, कि जब उसमें से करंट इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस याद है डिक्रीज कुछ? करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस को क्या होता है? होगा। जी हेलो। डिक्रीज ही होगा। यस सर। बेटा डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। कोर्स आप कह रहे हो, मैंने इसका सारा रिवाइज किया हुआ मुझे आता है। करंट इंक्रीज करते हो उसकी फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है। अब करंट डिक्रीज किया उसने, इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस होगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। सिंपल से कहानी है ना, फैक्ट्स की बात भी अभी कंफ्यूज हो उसमें भी। करंट डिक्रीज करने से आपके पास क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है प्यारे भाई। यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़े हैं। सिलेंड्रिकल वायर हैज लेंथ दिस एंड, टोटल नंबर। एक सेकंड यार, इसको रेज नहीं करो। लेंथ एल एंड resistance R. The total number of free electrons contained in the volume of the wire is N. This is total number of free electrons. So each free electron has charge E. मेरा जरा पॉइंट है, थोड़ा स्लो काम करे। The potential difference between the ends of the wire is this. Determine the expression in terms of some or all the variables E, L, L is for the current in पी the wire. ओवर आर। Current क्या होता है? Q by
they can. ओरिजिनल डेफिनेशन तो ये है ना, जी, लेकिन उसने कहा है वायर की लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, तो बी और cos IR पोटेंशियल होगा। डिफरेंस अगर उसके बीच में ओम लॉ के तहत हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी बाय आर। आई इज इक्वल टू, बी ओवर आर। हमने सारे वेरिएबल्स तो यूज नहीं करते ना, टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल चार्ज की इन्फॉर्मेशन तो है हमें कि देर आर एन इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन ई, वन इज ई, सो टोटल चार्ज इज एन ई, लेकिन टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एन, आई टू ए एन पी क्यू। एन ए क्यू वी। जी, ड्रिफ्ट स्पीड को सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज तो आई आई डिवाइडेड ऑफ बाई एन ए क्यू। व्हाट इज आई, वी बाई बी आर। ओवर आर। व्हाट इज एन, व्हाट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन का क्या मतलब होता है बेटा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गलत बोल रहे हो ना, अच्छा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतने अरसे से मैंने ख़त्म कराया है इसका, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अच्छा तो एन ओवर। जी सर, एन ओवर वी। वॉल्यूम क्या है, लेंथ टाइम, एरिया। एरिया तो नहीं दिया हुआ। हम्म, एरिया नहीं दिया। कहाँ दिया, सामने देखो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो एल क्यूब कर देंगे। वायर भाई सिलेंड्रिकल है, एल क्यूब कैसे कर अच्छा दोगे। नहीं, सॉरी सॉरी। हम्म, फिर ये एरिया इधर भी है ना, तो ठीक है, ये कट जाएगा ना। एन बाय, हाँ, एन की जगह लिखें एन बाय वी, और वी होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम एल। ये साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, चार्ज ई आ गया, कैंसिल। ये से हो गया कैंसिल। ठीक है, ये एल ऊपर चला जाएगा, वी एल ओवर एन आर ई। ठीक है भैया, यस। ड्रिफ्ट स्पीड वी के लिए, ड्रिफ्ट स्पीड ये वी स्मॉल वी के लिए। आप थोड़ा सा एक्टिवली बैठें ताकि चीज़ें फिट हों। द एवरेज टाइम टेकन फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव along द फुल लेंथ ऑफ वायर, ये भी इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स ही लिखने हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है सारे पार्ट्स के लिए। टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम। सो टाइम इज करंट। डिस्टेंस करंट की जगह डिवाइडेड, रखे हैं क्यू डिस्टेंस ओवर। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड इज एल, वायर का एक एंड से दूसरे एंड तक डिस्टेंस एल है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन निकाला था, एन वी बाई एन आर ई, सॉरी वी एल, ठीक है भैया। कैंसिल हो जाएगा। तो एन आर ई डिवाइडेड बाई वी। अच्छा सवाल था ये। सेवन क्वेश्चन है, बैटरी ऑफ ई एम एफ 9 volt is and negligible internal resistance is connected to the light dependent resistor and fixed resistor. LDR and fixed resistor have resistance 1800 ohm and 1200 ohm.
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LDR। क्या फार्मूला लगेगा बेटा? बताएंगे? नहीं पहले यार, फाइंड करेंगे। नहीं याद आपको ना। वोल्टेज डिवाइडर डायरेक्ट लगा दो, करंट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ वही करते हैं। करंट करंट भी फाइंड करके उस तरीके से भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और या वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगा सकते हो। सही है। हम्म। यस। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है? 1800 हमने किसके LDR के अक्रॉस निकालना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स, that is 1800 plus 1200 time total voltage, that is voltage across LDR। ठीक है भैया? यस। क्या आंसर आएगा बता सकते हैं? 5.4। जी 5.4। दूसरा तरीका आप करंट निकाल लें। I हम्म। इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, और वोल्टेज इक्वल टू IR लगा रहे हैं। ये यस। IR की रेजिस्टेंस होगी, ये IS सीरीज में सेम ही है। हम्म। The circuit is now modified by adding a uniform resistance wire X, Y and galvanometer as shown. This is wire, और ये इसके साथ galvanometer लगा हुआ है। ठीक है। The length of wire X, Y is 1.2 meter and movable connection Z is positioned on the wire X, Y so that galvanometer reading is 0। galvanometer 0 रीडिंग दे रहा है। ठीक है बेटा? यस सर। तो पूछना चाह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स जेड along द रेजिस्टेंस वायर। इस पार्ट की रेजिस्टेंस निकालनी है। सही है। टोटल लेंथ यस कितनी सर। है? 1.2। 2। तो अगर ये गिलवानोमीटर आपके पास क्या हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस वायर के पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए। ये हम्म। बात है ना? यस सर। और 1800 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, वो कितना था? 5.4। 5.4। ठीक है। और यस तो रेशियो। इस लेंथ को हम कह देते हैं एक्स। इस एक्स जेड के क्रॉस पोटेंशियल डिवाइडर लगाएं तो कैसे पोटेंशियल होगा इसके क्रॉस? इसकी रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जी। सो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स जेड, एक्स ओवर टोटल लेंथ दैट इज 1.2 टाइम 9, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस एक्स जेड, दैट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1800। तो आप दोबारा भी जी। लिख सकते हो 1800 डिवाइडेड बाय 1800 प्लस 1200 टाइम 9। तो ये तो कट गया। तो ये आपके पास क्या बचा? सो व्हाट इज लेंथ एल, जिसको मैंने एक्स का नाम रखा हुआ है। एक्स इज 1800। बेटा सो तो नहीं गए आप प्लीज? नहीं। बता देना यार अगर सोने वाला चक्कर हो। हाँ, नहीं लेकिन दाम ना 0.71 पर। जी। 0.72। एक्स इज 0.72। ये कंसेप्ट आपको समझ आया ना जी पोटेंशियल सर। मीटर का, कि इसके
और इस पार्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वहां जो हम यूज करते होते थे, अगर आपको याद हो लेक्चर में, यहाँ एक सोर्स लगा होता था और इस सोर्स की ईएमएफ इस पार्ट के इक्वल हो जाती थी, तो यहाँ पे इसके क्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। गैल्वानोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो आप देखें ये दोनों पॉइंट्स तो 9 वोल्ट पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे होने चाहिए। ठीक है। जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट ऑफ द वायर is equal to the length of this part divided by the length of the whole wire into this potential divided level. Potential difference across this resistor is resistance of this resistor divided by these two resistors are in series, क्योंकि गैल्वानोमीटर में से कोई करंट जा नहीं रहा, तो ये दोनों सीरीज में ही है। ठीक है। यस सर। अगली बात, the environmental conditions change causing a decrease in the resistance of LDR। LDR की रेजिस्टेंस भाई कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है। अगर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर ऑफ LDR रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेट वेदर देयर इज a decrease, increase or no change to the intensity of light illuminating the LDR। इंक्रीज। क्या फर्क पड़ेगा? एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो इसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रही हैं। टेम्परेचर ऑफ LDR इज कांस्टेंट। तो आपने बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। जी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। ये कैसे पता चला आपको? रेजिस्टेंस ऑफ LDR लाइट की इंटेंसिटी के साथ कम होती है। अगर रेजिस्टेंस यस। डिक्रीज हो रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड इंक्रीज। टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? पावर भी इंक्रीज थोड़ा एनर्जी से बोलो बेटा प्लीज। होगा। पावर कैसे इंक्रीज होगी? प्रोड्यूस बाय द बैटरी। अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है, तो समझे, यस रेजिस्टेंस सर। ऑफ LDR अगर कम हो रही है इस, तो पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी क्या हो रहा है? पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? VI स्क्वायर आई स्क्वायर। V स्क्वायर ओवर R। ठीक है। बैटरी की EMF तो सेम है। आई को क्या हो रहा है? आई इंक्रीज होगा। आई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि LDR की रेजिस्टेंस कम हो रही है। आई इंक्रीज हो यस। रहा है, तो पावर जो है आपने सिर्फ स्ट्रेट करना है, इंक्रीजेस। द लेंथ XZ शो दैट galvanometers शो जीरो रीडिंग। इस लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये रेजिस्टेंस कम हुई है, ये रेजिस्टेंस कम हुई है, तो इस पार्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है। जी। इसके क्रॉस ज्यादा हुआ है। अगर इसके क्रॉस कम हुआ है और गैल्वानोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, इसका मतलब इस पार्ट तो में कम भी पोटेंशियल होगा, तो पहले की निस्बतन ये लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी? कम डिक्रीज। होगा। ठीक है। लेंथ XZ यस। विल डिक्रीज। जी। ठीक है भैया।